हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एसी कंटेंट ओनली कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। जब एसी जो है प्योर कैपेसिटर को कंटेन करता है तो उस सिचुएशन में हम करंट की वैल्यू और फेजर डायग्राम वगैरह कैसे डिफाइन करे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा टॉपिक है एसी कंटेंट ए प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर के केस में हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं प्योर कैपेसिटर के केस में। तो देखो इस तरीके से, अगर सपोज दैट कि मैंने लाइक दिस यहाँ पे ऐसे एक प्योर कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर लिया मैंने, एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर एक एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज से। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज का सिंबल हमने दिखा रखा है। सो यहाँ पे एसी सोर्स का सिंबल हमने यहाँ दिखा रखा है, V इक्वल टू ये आ गया V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने जब भी डेरिवेशन की बात की थी तो मैंने बात की थी कि आपको हमेशा वोल्टेज से करंट की तरफ चलना है। ठीक है, जब भी आप डेरिवेशन करें तो यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपको वोल्टेज से करंट की तरफ बढ़ना है। तो वही हम फंडा यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया किसी एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज से। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया है वो सारा का सारा वोल्टेज जो है इसके एक्रॉस चला जाएगा। किसके एक्रॉस चला जाएगा? इसके एक्रॉस चला जाएगा, यानी इस कैपेसिटर के एक्रॉस ये सारा का सारा वोल्टेज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि वोल्टेज कैसे जाता है। अब हमें पता है कि भाई यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कितना चार्ज अटेन करेगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, इतना चार्ज ये अटेन करेगा। हाउ मच चार्ज अटेन बाय द कैपेसिटर, कितना चार्ज अटेन करेगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी करेगा। हमें हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है कि हम V से I निकालेंगे। सो हम V से I कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, तो वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। इस तरीके से हमने वोल्टेज को लिख दिया। सॉरी, इस चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, C इंटू वी है। तो चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, तो C इंटू वी, C इंटू वी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास V की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करंट निकालनी। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dq बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा। सो dq बाई डी टी देखो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ओमेगा सी वी नॉट, क्योंकि सी वी नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का जो होता है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है। फिर ओमेगा का और करना होता है, ओमेगा का जब हमने किया तो वो बाहर आ जाएगा। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। ओके, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। तो करंट हमने निकाल ली। सो करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, इस करंट को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि हम इसको करंट की मैक्सिमम वैल्यू बनाएं। और ये जो जितना भी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है V0 के साथ, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करे। सो फाइनली इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। एक स्टेप और हमें लिखनी पड़ेगी। सो I इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा V0, और ये हेयर इन दिस सिचुएशन मैं यहाँ पे लिखूँ तो चलो इसे ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है वो यहाँ पे कोस ओमेगा टी की वैल्यू होती है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें, हेयर मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूँ। हेयर V0 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ पे करंट I0 होती है। सो फाइनली इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को लिखें, सो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा I0 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यही हमें सॉल्व करना था। अब इसी से लेकर हम
फेज और फेजर डायग्राम की बात करने वाले हैं कैपेसिटर के केस में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर के केस में किस तरीके से हम फेज निकालेंगे, कैसे फेज डिफरेंस, हम ये सारी चीज़ें देख भी चुके हैं, एक बार फिर से वापस आते हैं। अगर हमें ग्राफ बनाना होगा ग्राफिकली, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको राइट डाउन कर लें। चलो, तो हमारे पास जो था वो अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको फेज निकालना बताऊंगा। देखो, हमने अगर निकालना है करंट का, यानी करंट आई का विद रिस्पेक्ट टू, यानी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फेज, और ये क्या है, डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू वी, ये देखना। तो फेज क्या होता है, फेज होता है ये अंदर का सामान जो साइन के अंदर है वो फेज है, और जो वी नोट हमने लिया था शुरुआत में, हमने वी की वैल्यू ली थी, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। सो इसका फेज ये ओमेगा टी है। तो यहाँ से हम आई का पहले फेज लिखेंगे, तो आई का फेज है हमारे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। सो इट विल बी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे प्लस का साइन मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये आगे होगा। आगे का मतलब ये है कि वो करंट जो है वो वोल्टेज से कितने फेज में आगे होगी, पाई बाय 2 के फेज में आगे होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि करंट लीड, ठीक है, विद फेज ऑफ पाई बाय 2 रेडियन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वी। ओके, तो हमें ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज का अगर हम देखेंगे तो ओमेगा टी पहले लिखेंगे, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से क्या होगा, पीछे होगा, कितना, पाई बाय 2 फेज पीछे होगा। तो हम ये बात कर चुके हैं। अब हमें इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। सो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ठीक है। चलो सोल्व कर देखते हैं कि भी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे मैं बात करूँगा, पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे वोल्टेज की, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में फेजर डायग्राम भी देखेंगे। सो वोल्टेज का जो हमारे पास इक्वेशन है वो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा डी है। तो वोल्टेज आप पहले बना लो, बेटर रहेगा। तो वोल्टेज आप पहले बना लो। तो हमने वोल्टेज बनाया, वोल्टेज हम बनाएंगे, और ये वी नोट साइन ओमेगा, इस तरीके से वोल्टेज बनाया। तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू वी नोट है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस वी नोट। ओके, ये हमने किसका ग्राफ बनाया, वी का, ये हमने ग्राफ बनाया वी का। सो वी इक्वल टू ये क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। अब हमें करंट का ग्राफ बनाना है। तो करंट के लिए हमें बात की थी कि भी करंट जो है वो वोल्टेज से कितने फेज में आगे होती है, पाई बाय 2 फेज में आगे होती है। तो पाई बाय 2 यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वोल्टेज आपका जीरो होगा वहाँ पे करंट आपकी मैक्सिमाइज होगी, यानी वोल्टेज जहाँ जीरो वहाँ करंट मैक्सिमाइज होगी। ओके, तो हम बात करेंगे पहले करंट की। तो करंट के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि करंट की ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। इधर भी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, सॉरी जो मिनिमम में मैक्सिमम है उसकी वैल्यू की लाइन हमने ऐसे रेड मार्कर से ड्रॉ कर दी है ताकि हमें ईजिली समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भी वी नोट आई नोट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते थे कि ये t/4 होता है, 0 से t/4, ये हमारा t/2 होता है, और ये होता है 3t/4, एंड फाइनली ये t। एक कंप्लीट साइकिल के लिए ही हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो क्या है देखो। सो यहाँ से t/4 की बात करें तो जीरो पर वैल्यू जो है, जीरो पर वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, वो कितनी होगी, पाई बाय 2, यानी मतलब आई मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने ऑलरेडी ले ली थी कि ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आई नोट है, और यहाँ मिनिमम वैल्यू माइनस आई नोट है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, जीरो पे मैक्सिमम है, इसका मतलब जीरो पे मैक्सिमम है, दैट मीन्स ये जीरो पे मैक्सिमम है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो मैक्सिमाइज होगा, ओमेगा टी की वैल्यू जहाँ जीरो होगी वहाँ पर करंट मैक्सिमम होगी। देखो ओमेगा टी की वैल्यू को जीरो करो, करंट कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, और आई इक्वल टू आई नोट हो जाएगा, आई नोट आ गया।
एंड सिमिलरली इन दिस सिचुएशन अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम मिलेगा और ये ग्राफ आपका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा, तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा एंड फाइनली यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ। तो हमने जो रेड मार्कर यूज़ किया है वो रेड मार्कर बेसिकली हमने यूज़ किया है करंट के लिए। तो करंट और वोल्टेज का ये हमारा ग्राफ होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका फेजर डायग्राम सीखेंगे। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो भाई फेजर डायग्राम के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो यही है, और फेजर डायग्राम भी इजीली हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। फिर उसके बाद हम इसकी कुछ स्पेशल जो बातें हैं वो भी हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेसिक है, अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो हम अब लिखेंगे फेजर डायग्राम। तो हमारा टॉपिक है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम कैसे लिखेंगे, देखिए फेजर डायग्राम का मीनिंग ये है कि भी वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज है ये हमें देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने बना लिया। अब सबसे पहले मेरे को जो यहाँ पे करना है वो क्या है, वी नोट की वैल्यू। तो वी नोट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वी नोट के लिए हमने जो ग्राफ बनाना है वो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्राफ बनाना है वी नोट, और ये एंगल होता है हमारा ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। सो इन दिस सिचुएशन अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है वो इससे कितना फेज में आगे होगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो करंट जो है वो कितने फेज डिफरेंस से आगे होगी वोल्टेज से, वो होगी प्लस π/2, यानी π/2 फेज से आगे होगी। अब वो π/2 फेज से आगे हम बना लेते हैं, बल्कि ये ज़रूर जानना है कि हमें इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो किससे कम होगा, वोल्टेज से कम होगा, थोड़ा डाउनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम करंट का जो है वो कितने का है हमारे पास, ये करंट का हमने ग्राफ बनाया, सॉरी करंट के लिए हमने ये फेजर डायग्राम बनाया। तो ये करंट की वैल्यू आई नोट है, जो यहाँ से कितने डिग्री से आगे है, कितने फेज से आगे है। तो कितने फेज से आगे, π/2 फेज से आगे है। तो ये इसका बेसिक सा फेजर डायग्राम है, बहुत सिंपल है। हम जो फेजर डायग्राम बनाते हैं वो जनरली या तो एम्पलीट्यूड के लिए बनाते हैं कि वोल्टेज के एम्पलीट्यूड और करंट के एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये फेज से कितने फेज से आगे है, यानी ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी यहाँ पे अगर करंट की तरफ पहुँचा जाए तो ये π/2 फेज से आगे होगी वोल्टेज से। ओके, ये हमारा फेजर डायग्राम है। तो फेजर डायग्राम हमने समझ लिया। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या टॉपिक है वो भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बार हम इसको इतना ही करते हैं। अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम कैपेसिटर के केस में ये भी जानेंगे कि भी किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, कब जो है एनर्जी सोर्स को दी जाएगी और कब एनर्जी सोर्स से ली जाएगी। और जो पिछली क्लास के अंदर जो हमने इंडक्टर के केस में जो पावर का हमने ग्राफ बना था, जो बड़ा सा डायग्राम हमने देखा था, जो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया था, वही सेम हम ग्राफ बनाएंगे। किस केस में, हम वो ग्राफ बनाएंगे कैपेसिटर के केस में, कि किस तरीके से पावर की वैल्यू जो है कब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा। ये सारी सिचुएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आगे जितने भी जानकार हैं उन सभी को आप अपना वीडियो ये शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल जाए। ओके, थैंक यू।